अब शुरू होता है हमारा चैप्टर नंबर 122, जहाँ रिम यूनियॉक से बोल रही होती है, हे यूनियॉक, तुमने अपना म्यूजिक कितना बना लिया? क्या मैं इसे सुन सकती हूँ? यूनियॉक उठता है और वो म्यूजिक जिस पे वो भी फिलहाल काम कर रहा है उसे प्ले कर देता है और रिम ऑब्सेस होकर यूनियॉक को देख रही होती है। इसके बाद हमें 10 साल पुराना रिम का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ यूनियॉक सोई के साथ बैठकर पियानो बजा रहा होता है और रिम उसे देख रही होती है। इसके बाद हमें बैकग्राउंड में रिम की वॉइस आती है, जहाँ रिम बोल रही होती है, मेरा कुछ बिगाड़ने का कोई इरादा नहीं था। मैं किसी भी चीज को खराब करना नहीं चाहती थी। मैं बस चीजों को वापस से वैसे ही करने की कोशिश कर रही थी जैसे वो पहले थी। एंड अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ रिम उस फोटो को जिसमें यूनियॉक के डैड और मिस जोई होती हैं उसे अपलोड कर देती है। मुझे नहीं पता कब, लेकिन किसी पॉइंट पर कुछ चिपचिपा सा मुझसे आकर चिपक गया और फिर उसने मुझे छोड़ने का नाम ही नहीं लिया। वहाँ फंसे रहना बहुत टफ और मुश्किल था और फिर वहाँ सोई आई। चलो चलें रिम। शुरू में मुझे उम्मीद थी कि कोई मुझे वहाँ से बाहर निकाल लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाँ, सोई बड़े हमेशा कहते थे कि हम कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो सच नहीं था। कम से कम मेरे लिए तो नहीं था। मुझे लगता था मैं हमेशा के लिए वहाँ फंसी रह जाऊंगी। हाँ, तो यूनियॉक, इमेजिन करके देखो मुझे कैसा महसूस हुआ होगा। मुझे कितनी ज्यादा खुशी हुई होगी जब मैंने तुम्हें वहाँ देखा। एक तरह से तुम इसे मुक्ति मिल जाना कह सकते हो, और तुम्हें वहाँ देखकर मुझे अपने अकेलेपन से शायद सच में मुक्ति मिल गई थी। ये सब सुनने के बाद क्या अब तुम मुझे समझ सकते हो? भले ही ये सुनने में कितना ही बुरा लगे, लेकिन मैं खुद को नहीं रोक पाई थी। क्या तुम्हें पता भी है कैसा महसूस होता है जब तुम्हारे इकलौते सेवियर को कोई ले जाए? पता है? इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ रिम छुट्टी हो जाने के बाद क्लास से निकल रही होती है कि तभी उसे 2 लड़कियों की आवाज आती है जो आपस में बातें कर रही होती हैं। हे, तुमने वो सुना क्या? यूनियॉक की मॉम को हॉस्पिटलाइज किया गया है। उन्होंने बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स खा ली थी। क्या? सच में? पर क्यों? इट्स सो ऑब्वियस यार। ऑफ कोर्स, उस फोटो की वजह से। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ रिम यूनियॉक से मिलने के लिए यूनियॉक के घर जा रही होती है और तभी उसे सामने सोई दिख जाती है जो कि यूनियॉक के घर के बाहर बैठे हुए ठंड में बहुत देर से उसका वेट कर रही होती है। इसके बाद हमें रिम की वॉइस दोबारा से आती है जहाँ रिम बोल रही होती है, तुम्हें वापस पाने की मेरी कोशिश पूरी तरह से फेल हो गई थी। बस उस एक पोस्ट की वजह से तुम मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए थे। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ रिम अपनी मॉम की तरह ही कोरिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करती है और अब्रॉड स्टडी के लिए अप्लाई करती है। एंड आई डोंट नो ये दोनों हाथ किसके हैं, बट शायद से किसी की एंगेजमेंट हुई है। एंड स्टोरी में मेंशन नहीं है किसकी, बट शायद आगे पता चले। एनीवेज, इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ रिम फ्लाइट में बैठी हुई होती है एंड हमें बैकग्राउंड में रिम की वॉइस फिर से आती है। मुझे समझ नहीं आता, हम दोनों तो एक ही दलदल में फंसे हुए थे ना, फिर भी सोई सिर्फ तुम्हें ही क्यों बचा पाई, मुझे क्यों नहीं? इसके बाद हमें काफी दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ रिम रैंडमली किसी दिन एक बार में जाती है और वहाँ पर उसे यूनियॉक दिखता है। इसके बाद हमें बैकग्राउंड में रिम की वॉइस दोबारा से आती है जहाँ रिम बोल रही होती है, तुमसे दोबारा मिलना पूरी तरह बस एक इत्तेफाक था। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ एक एम्प्लॉय रिम से बोल रहा होता है, तुम यहाँ अक्सर आती हो उस लड़कियों को देखने के लिए, है ना? खैर, बहुत सी लड़कियां ऐसा ही करती हैं। और ये दोनों ऐसे ही यूनियॉक के बारे में बातें करने लगते हैं कि वो एक बहुत ही फेमस म्यूजिक डायरेक्टर के अंडर अपनी इंटर्नशिप कर रहा है। तभी वहाँ पर यूनियॉक आता है और बोलता है, तुम मेरे बारे में सबको क्यों बताते रहते हो? ओह माय बैड, मुझे लगा इस सुंदर सी लड़की को तुम पर क्रश है। यूनियॉक बोलता है,
हाँ मुझे पता है, और मैं बस यही सोच रहा था कि वो कब तक इस तरह चुपचाप मुझे देखने आती रहेगी। इसके बाद हमें रिम को दिखाया जाता है जो सेम प्लेस पर स्टक होती है, और तभी उस दुनिया में फिर से एंट्री होती है यूनियॉर्क की। इसके बाद हमें बैकग्राउंड में रिम की वॉइस आती है जहाँ रिम बोल रही होती है, तो चीजें फिर से वैसे ही हो गईं जैसा उन्हें होना चाहिए था। इसके बाद हम प्रेजेंट स्टोरी में वापस आते हैं जहाँ यूनियॉर्क रिम को अपना म्यूजिक सुना रहा होता है। देन सीन शिफ्ट होता है एंड हमें ईसीओ के कुछ मैसेजेस दिखाए जाते हैं। तुमने कहा कि तुम उससे दोबारा मिलोगी, देखा मैंने कहा था ना कि उसे एक चांस देकर तो देखो, मुझे लगता है उसे तुम पसंद हो। एनीवेज होप करती हूँ कि तुम्हारी डेट अच्छी जाए। इसके बाद हमें सोई और उस लड़के को दिखाया जाता है जिसके साथ सोई डेट पर आई है। ओह अच्छा, ऐसी बात है क्या? हाँ। देन हमें बैकग्राउंड में सोई की वॉइस आती है जहाँ सोई बोल रही होती है, जैसा ईसीओ ने कहा था ये लड़का उतना बुरा भी नहीं है, और इसके बात करने के तरीके से मुझे लगता है जैसे मैं इसे पसंद हूँ, तो इसका मतलब हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, क्योंकि एक दो ब्लाइंड डेट के बाद नॉर्मली लोग डेट करने लगते हैं। खैर भले ही मैं बड़ी हो गई हूँ, लेकिन मुझे डेटिंग के बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मेरा लास्ट रिलेशनशिप हाई स्कूल में था और 10 सालों से मैंने कभी डेट नहीं किया। तभी सोई के फोन में बहुत सारे मैसेजेस पॉपअप होने लगते हैं। हाँ सॉरी, बस एक सेकंड। एंड ये मैसेजेस होते हैं द्वावा के। अपना मेकअप करवा रहा हूँ, आज तो मैं एकदम सुपर हैंडसम लग रहा हूँ, है ना सोई? हाँ क्या? आखिर कितने सारी फोटोज भेज दी द्वावा ने। सोई द्वावा की फोटोज देख ही रही होती है कि तभी वो लड़का बोलता है, कुछ बहुत जरूरी होगा ना? ओह नहीं तो मेरा बस एक दोस्त था, कुछ फालतू की चीजें शेयर कर रहा था जस्ट फॉर फन। तो हम क्या बात कर रहे थे? इसके बाद हमें द्वावा के वेटिंग रूम का सीन दिखाया जाता है जहां वो अपना मेकअप करवा रहा होता है। एंड तभी द्वावा के फोन में एक नोटिफिकेशन आती है और द्वावा अपना फोन तुरंत उठाकर देखने लगता है। एंड सोई ने बहुत जल्दी में उल्टी सीधी टाइपिंग की हुई होती है, मैसेज करना बंद करो, मैं एक डेट पर आई हूँ। एंड ये देखकर द्वावा स्माइल करने लगता है। वाओ, उसने मेरी फोटोज तक नहीं देखी। सर प्लीज अपनी आंखें बंद कर लीजिए। ओह अच्छा। और द्वावा अपना फोन साइड में रख देता है और अपना मेकअप करवाने लगता है। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां सोई डेट के बाद अपने घर वापस जा रही होती है और द्वावा के मैसेजेस देख रही होती है। हे सोई, मैंने चेंज कर लिया, कैसा लग रहा हूँ? डिनर, हैविंग फन? हाँ, एक रिप्लाई तो कर दो यार, मैसेजेस तक नहीं पढ़ रही हो। द्वावा। इसके बाद सोई वो कैरियोके वाला मोमेंट याद करते हुए मन में बोलती है। उस दिन के बाद से द्वावा ऐसे बिहेव करने लगा जैसे वो बस मेरे पूछने का ही वेट कर रहा था। इसके बाद हमें द्वावा की 1-2 दिन पुरानी चैट दिखाई जाती है जहां द्वावा ने एक मूवी टिकट का स्क्रीनशॉट सोई को भेजा हुआ होता है। मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा, जस्ट शावर लिया है, सुंदर लग रहा हूँ ना? अच्छा लग रहा है ना? मैंने बनाया है, मैं अगली बार तुम्हारे लिए भी बना दूंगा जब तुम आओगी। देखो सोई, बिल्कुल तुम्हारी तरह लग रहा है। सोई रिप्लाई करती है, नहीं बिल्कुल नहीं, द्वावा बोलता है। लेकिन क्यूट है ना? इसके बाद हमें द्वावा का एक और मैसेज दिखाया जाता है जहां वो सोई से डेट के बारे में पूछ रहा होता है। आज डेट? सोई द्वावा का मैसेज पढ़कर मन में बोलती है, ये सीरियसली गुस्सा था या मजाक कर रहा था? सोई द्वावा के पुराने मैसेजेस देख ही रही होती है कि तभी उस लड़के का मैसेज आता है जिसके साथ सोई डेट पर गई थी। गेट होम सेफ। ओह बाय द वे, क्या तुम अगले सैटरडे को फ्री हो? यहाँ पर चलें क्या? मैं क्या करूँ? क्या मुझे इससे अब और मिलना चाहिए? तभी बस के पीछे वाली सीट पर बैठी हुई लड़की एकदम सरप्राइज होकर अपने दोस्त से बोलती है, ओह माय गॉड, द्वावा बेग का नाम एक और डेटिंग स्कैंडल में फंस गया। अच्छा, इस बार कौन है? एंड सोई भी द्वावा के बारे में आया हुआ वो नया आर्टिकल पढ़ने लगती है जिसमें लिखा हुआ होता है कि द्वावा और मॉडल हान यूरी
डेट कर रहे हैं और ये दोनों एक शूट के दौरान इतने ज्यादा क्लोज आ गए कि इन्होंने डेट करना चालू कर दिया। बट ऑफ कोर्स ये एक फॉल्स रूमर है क्योंकि द्वावा को तो सोई पसंद है। ये आर्टिकल पढ़कर सोई हल्की सी सैड स्माइल करने लगती है क्योंकि आई डोंट नो व्हाई, पर सोई को ये आर्टिकल पढ़ के लगता है कि द्वावा की कोई गर्लफ्रेंड है और सोई उस लड़के को रिप्लाई करते हुए लिखती है, ठीक है सैटरडे सही रहेगा।